गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम मित्तल फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। आज हम संस्कृत पढ़ेंगे क्लास 8 की। आज हम संस्कृत पढ़ेंगे क्लास 8 की और हमारे प्रकरण का नाम होगा वर्णोच्चारण स्थानानि। वर्णोच्चारण स्थानानि। देखिए बच्चों, यहाँ पे वर्ण का क्या मतलब है। वर्ण आप लोगों ने पढ़े हुए ही हैं। SNR से लेकर अह तक और कैसे कबूतर से लेकर गै से ज्ञानी तक जितने भी अक्षर होते हैं वो सारे वर्ण होते हैं, आपको पता है। लेकिन अब देखिए इस प्रकरण में पहले हम इसे समझेंगे कि जो हमारा टॉपिक है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो देखिए वर्ण यानी आपके अक्षर, ठीक है, जो आप लोगों ने शुरू से पढ़े हैं। अब इसमें आगे क्या लिखा है, उच्चारण। उच्चारण का मतलब क्या होता है बच्चा, उच्चारण करना यानी बोलना, यानी वर्णोच्चारण यानी वर्णों को जब हम उच्चारण करते हैं तो उस स्थानानि, उनके स्थान कौन कौन से होते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब भी कोई वर्ण आप बोलते हो तो उस वर्ण को बोलने में एक मतलब दबाव लगता है, ठीक है, एक प्रेशर लगता है। वो प्रेशर कहाँ से लगता है, ठीक है, उसका स्थान जो हमारा जो मुख है ना, वो स्थान कहाँ पर है, जहाँ से जीवा किसी से टच होके या फिर ना कहीं से वायु बाहर निकल के कौन से वर्ण से कहाँ से निकलती है, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया था वर्ण के बारे में, ठीक है, कि वर्ण क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और वर्ण के दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक निकालनी है जिसका नाम है संस्कृत व्याकरण। आपको अपनी 8th की बुक ओपन करनी है जिसका नाम है संस्कृत व्याकरण और फिर उसके बाद में आपको ये पेज नंबर 5 जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका क्या नाम है, वर्णोच्चारण स्थानानि, आपको ये वाला पेज ओपन करना है। समझ में आया बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले स्वरा, यानी हम सबसे पहले स्वरा के बारे में पढ़ेंगे। यानी मैंने आपको समझाया था वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। संस्कृत में स्वर को कहते हैं स्वराहा। संस्कृत में स्वर को क्या कहते हैं, स्वराहा। क्या कहते हैं बच्चों, स्वराहा। और इसी के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा के बारे में बता देती हूँ कि स्वर किसे कहते हैं। बच्चों स्वर जो होते हैं वो ऐसी स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य अक्षर की या अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, यानी इनको बोलते समय बिल्कुल स्वतंत्र रूप में बोला जाता है, इसलिए इन्हें स्वर कहते हैं। चलिए देखिए बच्चों, आपको फर्स्ट लाइन में देखिए, भाषाया मूल ध्वनि वर्ण अस्ति। आपको पता है कि भाषा की जो मूल जो ध्वनि होती है वो क्या होती है, वर्ण। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है, वर्ण होती है, और यहाँ पर भी मूल इकाई को ही वर्ण कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है संस्कृत वर्णमालाया वर्णानाम द्विभागो अस्ति। वही आ गया कि संस्कृत जो वर्णमाला है उसके अंदर जो वर्णों को दो भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में विभक्त किया है बच्चों, दो भागों में विभक्त किया है। चलिए आगे चलते हैं हम। स्वरा व्यंजनानि च, तो स्वर और व्यंजन, तो यहाँ पे कौन से आएंगे, स्वर और व्यंजन। यहाँ पे कौन से आ जाएंगे बेटा, स्वर और व्यंजनानि। तो व्यंजन को कहेंगे व्यंजनानि और स्वर को कहेंगे स्वराहा। समझ में आया बच्चों। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलिए उसके बाद में ये देखिए स्वराहा मैंने आपको एक तरह से पहले परिभाषा मैंने आपको बताई दी है कि स्वर किसे कहते हैं, वह स्वतंत्र ध्वनियाँ जिनको बोलने में किसी भी अन्य वर्ण या अन्य अक्षर की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। चलिए आइए संस्कृत में हम देखते हैं। येषां वर्णानाम उच्चारणम मुखात, यानी ऐसे वर्ण जो उच्चारण करते समय मुख से स्वतंत्र रूप से होते हैं, यानी मुख से स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण भवति ते स्वरा कथ्यन्ते, वे क्या कहलाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों आपको। स्वरा त्रिविधा संति, यानी जो स्वर होते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं। समझ लेना अच्छे से। सबसे पहले मैंने आपको वर्ण पढ़ाया, भाषा की मूल इकाई, उसके बाद में वर्णों के दो भेद, स्वर और व्यंजन, यानी स्वराहा और व्यंजनानि। ओके बच्चों, समझ में आया। इसके बाद में हमारा जो पहला भेद है,
हमारा पहला भेद कौन सा है? हमारा पहला भेद है स्वरा। तो यानी स्वरा के हम भेद के बारे में मैंने आपको इसकी परिभाषा बता दी, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको इसके भेदों के बारे में हम जानेंगे। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। देखिए स्वर के 3 भेद होते हैं। ये देखिए ह्रस्व स्वरा, दीर्घ स्वरा और प्लुप्त स्वरा। यानी फर्स्ट तो क्या हो जाएगा बच्चों? ह्रस्व स्वराः, ह्रस्व स्वराः। दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वराः। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? दीर्घ स्वराः। और ये हो जाएगा लास्ट में प्लुप्त स्वराः। ये 3 स्वर होते हैं। समझ में आया बच्चों? ये 3 स्वरों के भेद हैं। कौन कौन सा है? ह्रस्व स्वराः, दीर्घ स्वराः और प्लुप्त स्वराः। इसके बारे में मैं आपको 1 बाय 1 बता देती हूँ। देखिए पहला जो हमारा भेद है स्वर का, उसका नाम है ह्रस्व स्वराः। उसका नाम क्या है बच्चों? ह्रस्व स्वराः। अब देखो ह्रस्व का मतलब होता है थोड़ा या कम, यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलने में जो वायु होती है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है या बोलते समय कम समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसके बाद में देखिए दीर्घ स्वरा। दीर्घ का मतलब होता है लंबा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? लंबा। यानी जिन स्वरों को बोलने में, ठीक है, अधिक समय लगता है या अधिक वायु बाहर निकलती है, उसे हम दीर्घ स्वरा कहते हैं। इसके बाद में आइए प्लुप्त स्वरा। देखिए बच्चों प्लुप्त स्वरा जो होता है उसमें ह्रस्व स्वरा और दीर्घ स्वरा से भी अधिक समय लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वरा कहते हैं। यहाँ तक हम इसको ऐसे भी जान सकते हैं, जैसे ह्रस्व स्वरा में सिर्फ 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वरा में 2 मात्रा का समय लगता है, और जो प्लुप्त स्वरा होता है बच्चों उसमें 2 मात्रा से भी अधिक का समय लगता है, तो वो प्लुप्त स्वरा के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया बच्चों? ये देखिए इसके अंदर ह्रस्व स्वरा में अ, ई, उ, ऋ, ये 4 होते हैं। ह्रस्व स्वरा में अ, ई, उ, ऋ। चलिए इसके अंदर हम देखते हैं ह्रस्व स्वरा एक मात्रा कालीन। ये देखिए मैंने आपको अभी अभी जस्ट समझाया कि जो एक मात्रा यानी एक मात्रा का जिसमें समय होता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, देखिए एक मात्रा कालीन उच्चार्यमाण है स्वराः ह्रस्व स्वराः भवति, कि जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उच्चारण करने में, तो उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे इसके अंदर देखो कौन कौन से आएंगे? अ, ई, उ, ऋ और एक ऋ और जुड़ जाएगा। हिंदी के अंदर सिर्फ 4 होते हैं, अ, ई, उ, ऋ, लेकिन संस्कृत में एक और जुड़ जाता है, ऋ। क्या जुड़ जाता है बच्चों? ऋ। तो कौन कौन से हैं इसमें? अ, ई, उ और ऋ। तो ये 4 जो है हमारे ये ह्रस्व स्वर है। ये 4 हमारे क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपका क्या है? दीर्घ स्वराः द्विमात्रा उच्चारण कालीन। देखिए यहाँ पे भी वही आ गई द्विमात्रा, यानी जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है उच्चारण करने में। ऐसे वर्ण जिनको या ऐसे स्वर जिनको उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम दीर्घ स्वरा कहते हैं। जैसे उच्चारायमाण अष्ट स्वरा संति। देखिए ये तो हो गई दीर्घ मात्रा वाला। द्विमात्रा वाला, द्विमात्रा वाला कौन सा होगा? द्विमात्रा वाला होगा दीर्घ स्वरा। और इसमें कौन कितने वर्ण होंगे? इसके अंदर 8 होंगे। इसमें तो हमारे कितने थे बच्चों? इसमें हमारे 4 थे। और इसमें क्या होंगे? अब देखो जो जितने भी पीछे के स्वर कितने होते हैं? स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं बच्चों? 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, आई, उ, औ, री, एक बड़ा री, ठीक है, इसमें डबल री लग जाता है ऐसे, ठीक है बच्चों। उसके बाद में ए, आई, ओ और औ और एक ली। ये 13 स्वर होते हैं। तो इसमें से आप इन स्वरों में से आप 4 स्वर तो ह्रस्व स्वर के निकाल दीजिए। तो 4 स्वर ह्रस्व स्वर के कौन कौन से हैं? एक तो अ हो गया, ठीक है, एक ई हो गया, एक उ हो गया, एक री हो गया, ये सब साथ में है, और एक ये हो गया। तो 1 2 3 4 5, सॉरी इसके अंदर एक और रह गया था बेटा, ये 5 है, सॉरी ये कितने हैं? ये 5 है। ये कितने हैं? 5 हैं। उसके बाद में देखो बच्चों, अब लास्ट में हमारे पास कौन कौन से बचे? आ, आई, औ, बड़ारी, ए, आई, ओ, औ।
तो ये टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल कितने हो गए? ये हो गए 8, यानी हमारे दीर्घ स्वर कितने होंगे? 8। तो जितने भी बड़े बड़े हैं, जो बाकी के जितने भी बचे हैं बड़े हैं, उन सबको हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कौन सा? आ, आई, औ, बड़ा री, ठीक है, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे 8 क्या हो गए? दीर्घ स्वर हो गए। समझ में आया बच्चों आपको यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए प्लुप्त स्वराः। प्लुप्त स्वराः दीर्घभ्य स्वरभ्य अपि अधिक काल येषाम्। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो दीर्घ से भी, दीर्घ और स्वर से भी जो अधिक समय लेता है उच्चारण करने में, उस दोनों से भी अधिक समय लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्लुप्त स्वरा कहते हैं। येषां स्वराणाम उच्चारणे प्रयुज्यते ते प्लुप्त स्वराः सन्ति। उन्हें हम कौन सा स्वर कहते हैं बच्चों? उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। प्लुप्त स्वरस्य प्रयोगम कमपि आह्वाने अपि भवति। देखिए यथा गोविंद, गोविंद, देखिए आह्वान, आह्वान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्लुप्त स्वर का जो प्रयोग होता है बच्चों, वो आह्वान के लिए किया जाता है। जब हम किसी को पुकारते हैं या फिर किसी का आह्वान करते हैं तो हमारा जो सुर होता है वो बीच का बहुत लंबा चलता है ना, चलता है ना। जैसे अगर हम आह्वान करते हैं ओम, तो देखिए बहुत लंबा जा रहा है, तो यानी ये हमारा कौन सा स्वर हो गया? इसमें हमारा प्लुप्त स्वर हो गया। कौन सा स्वर हो गया बच्चों? इसमें हमारा प्लुप्त स्वर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज हमने स्वरों के बारे में जाना, वर्णों के बारे में जाना। यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वर्ण कितने होते हैं? 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। टोटल वर्ण हमारे 13 होते हैं, यानी 13 होते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए कौन कौन से होते हैं बच्चों। उसके बाद में हमने सबसे पहले स्वरों के बारे में पढ़ा। स्वर हमारे 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है ये 5 होते हैं। दीर्घ स्वर जिनको बोलने में 2 मात्रा का या अधिक समय लगता है वो ये 8 होते हैं। और प्लुप्त स्वर जो इन दोनों से भी अधिक समय लेता है उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। समझ में आया बच्चों? चलिए आते हैं हम अपने गृह कार्य की तरफ। अब बच्चों आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में आप क्या करना है? आपको सबसे पहले ये देखिए, ये बुक दिख रही है आपको अपनी, आपको ये बुक दिख रही है, इसमें स्वर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको वर्ण की परिभाषा लिखनी है। ये देखिए जो यहाँ तक है ना आपके, भाषाया मूल ध्वनि वर्ण अस्ति। ठीक है, मूल ध्वनि वर्ण अस्ति, ये परिभाषा से कितनी सी लिखनी है। उसके बाद में आपको ये डायग्राम बनाना है। सबसे पहले स्वर लिखना है आपको। ठीक है, स्वर के बाद में स्वर की डेफिनेशन लिखनी है। आपको इसके नीचे की हिंदी नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ संस्कृत में लिखना है। समझ में आया बच्चों? तो आपको स्वर की डेफिनेशन लिखनी है, यानी परिभाषा लिखनी है। उसके बाद में आप स्वर के भेदों के लिखेंगे। ठीक है, ये डायग्राम आप ऐसे बना लेना, ऊपर स्वरा और फिर नीचे ऐसे 3 इसके भेद। समझ में आया बच्चों? उसके बाद में आपको क्या करना है? आपको फिर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, इन तीनों की परिभाषा लिखकर ये इनमें कौन कौन से वर्ण आएंगे आपको वो लिखने हैं। और ये सभी जो कार्य है आपको अपनी नोटबुक में करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब आपको क्या करना है, जब आपका ये वर्क कंप्लीट हो जाता है तो आप स्कूल में आके मुझे अपनी नोटबुक को चेक करवा सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।